जुमात फवाद चौधरी उन्होंने भी बात की है। यकीनी तौर पर इस वक्त वक्फा होगा और उसके बाद जो है वो समाअत दोबारा से उसका आगाज़ किया जाएगा। मेरे साथ जो पैनल है उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सारी सूरत हाल के अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि अब मामला किस तरफ जाएगा। लेकिन एक बार फिर बताया जा रहा है कि दानियल अजीज हैं, तो उनकी तरफ ही चलते हैं, वापस देखते हैं कि क्या कह रहे हैं और फिर दोबारा आएंगे स्टूडियो। राजा साहब, तो फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मेरी 13 महीने 14 महीने नाम जो है मिट्टी में से गुजार दिया गया है, तो मैं क्यों ना इसको क्लैरिफाई करूं, मैं क्यों ना ये चीज बताऊं। तो वो जब 13 महीने एक बमबारी की जा रही थी झूठ के पर मबनी, क्योंकि ऑर्डर बताता कि मरियम नवाज का नाम तक नहीं, उनका जो चेहरा लाल स्याही के साथ मस करके दिखाया जाता था, जो मुख्तलिफ किस्म की जीरिंग और कैट कॉलिंग होती थी, जो मुख्तलिफ किस्म की गलत तंज में बात की जाती थी, जो खौफनाक मौसीकी पीछे लगाई जाती थी और एक दिन में 40-40 हजार दफा दिखाया जाता था। आप मुझे बताएं कि उसका कौन जिम्मा उठाएगा। उस वक्त तो नहीं हमने सुना कि कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आया या कोई इस तरह की चीज आई। तो जेआईटी को तो जरा सी धूप लगी है और वो भी अपनी करतूत की वजह से, और कह रहे कि जनाब मीडिया में चीजें चलेगी और ये हो गया और वो हो गया। ये ऐसा तो नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, अभी तक अदालत समाअत कर रही है, केस के आगे प्राइम मिनिस्टर झुक गया है। उसने कहा कि मैं किसी किस्म की रिलीफ नहीं लूंगा। तमाम वकील कह रहे हैं कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया, हिम्मत की। जो उसने बयान किया अप्रैल में इस तकरीर में, वही कुछ उसने किया जा करके नवंबर में, और करता चला आया। जब दूसरी दफा बेंच बैठा सारा मिटा के, उस दफा भी उसने यही किया। तो आप मुझे ये बात बताएं कि जो इस किस्म की चीज कर रहा है, तो क्या बार एसोसिएशन का काम बनता है कि ये स्ट्राइक पर चले जाएं? यहां पर जो जमातें सारी तशरीफ लाई हैं जिनका केस के साथ ताल्लुक नहीं है, एकदम एक भेड़चाल बना दी गई है और एक मुहिम, एक मिनट प्लीज, और एक मुहिम चलाई जा रही है कि इस्तीफा दिया जाए। तो वो इस्तीफा परवान कैसे चढ़ेगा जो पहले से ही तैयारी की जा रही है? वो तभी चढ़े जाएगा जब ये अगले मरहले में अगर कोर्ट में जाएगा, ना कि ये डिसमिस हो, जो कि जमाली को करना चाहिए था, जो कि जमाली ने जब कह दिया। जी, हम वापस इस वक्त दोबारा से हम आते हैं स्टूडियोज की तरफ। जो हमारे मेहमान हैं इनसे हम तजिया लेंगे और इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे सारी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि इस वक्त वक्फे के दरमियान मुख्तलिफ रहनुमाओं की बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जैसे जैसे कि कोई आएगा तो उस पर हम चलेंगे। फारूक साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। ये सारे इस मामले के ऊपर बहुत शोर था कल के सलमान अकरम राजा कुछ लेकर आएंगे, इंकशाफ हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हुआ जो कल उन्होंने कहा कि मैं मीडिया को खबर नहीं दूंगा, बात नहीं करूंगा। आज क्या है सलमान अकरम राजा के जो दलाइल हैं उसके ऊपर क्या आप देख रहे हैं कि वाकई कोई चीज़ ऐसी है जो इस मौके पे पेश करेंगे? कहते हैं कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा एक कतरा खून ना निकला। बात यह है कि जो 2 दिन से एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हमारे पास आ गए हैं जिसकी वजह से हम मलियामेट हो जाएगा सारा सिलसिला और सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ जो है बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पेश करेंगे और पिटीशंस खारिज हो जाएंगी और शायद पिटीशनर्स के ऊपर कोई अदालत सज़ा उनको दे देगी। हुआ ये है कि जितने डॉक्यूमेंट्स, जितने आर्ग्यूमेंट्स, जितनी शहादत थी वो सारी की सारी 60 दिनों में दी जा चुकी, और जो जिन लोगों के बारे सबूत था वो बारे सबूत उतारने के लिए उन्होंने पेश हो के जीआईटी में और बेशुमार पेशियों पे पेश हुए वो, और उन्होंने जो कुछ कहना था, जो सबूत देना था, दे दिया। अब उन्हीं दस्तावेजात को स्वाय एक कोई नई चीज़ है, और उसमें एक नई चीज़ क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो फोटो कॉपीज दी गई थी, अब उन्होंने उस पर एक मोहर लगा के दे दिया, उनका जी तस्दीक शुदा वेरीफाइड है, वेरीफाइड। अब वेरीफाइड की तरह उसकी बात सुनिए कि जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से वेरीफाइड हैं? वो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान एम्बेसी ने उस पर एक तस्दीक की मोहर लगाई है। भाई वो डॉक्यूमेंट हैं किसके? पाकिस्तान के नहीं है ना, पाकिस्तान एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स एक और स्टेट के, जब तक वो स्टेट, वो रियासत उसको सर्टिफाई वेरीफाई नहीं करेगी, उसकी तस्दीक नहीं करेगी, उसकी हैसियत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो सारे डॉक्यूमेंट देने का एक 60 दिन का एक मैंडेट दिया गया था, 60 डेज थी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट ग्रेस शो कर रही है आपके साथ, वो आपके साथ मेहरबानी कर रही है कि आपको फिर भी बातें भी सुन रही है और वो डॉक्यूमेंट जो कुछ आप दे रहे हैं। अदरवाइज आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे जो लिमिटेड पीरियड था वो गुजरने के बाद आप ना डॉक्यूमेंट दे सकते, ना कोई गवाह पेश कर सकते। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, गुज़िश्ता दिन हमने देखा वज़ीर आज़म साहब बड़े सादगी के साथ उन्होंने कहा कि जी कहाँ हुई है, किधर हुई है करप्शन, किसने की है, हमें तो इसका कोई जवाब नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। और जो खिलाड़ी, जो खिलंडरे लोग हैं, जो मदारी हैं, वो ये सारा तमाशा लगा रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल इसी बात से मैं स्टार्ट लेता हूँ कि मैंने भी उनका बयान देखा, वो सारा टीवी पे जो चल रहा था, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है
कि वो जिस सादगी से वो कह रहे थे कि कहाँ है, किसने की, उनको नहीं पता क्या इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तलवार क्या, इनके पास तो पूरी वेपनरी है। ये आई एम सॉरी टू से कि जिस तरीके से ये मैं बयानात देखता हूँ टीवी पे, और जो एक फौज है पूरी वुज़रा की, मशीरों की, और जिस तरीके से अनएथिकल वे में वो बात करते हैं, यकीन करें कि दुख होता है। आज के बच्चे को आप टीवी नहीं देखने देते, वो क्या सीखेगा? ये गालियां सीखेगा, ये लैंग्वेज सीखेगा, और ये इस हद तक बंदा गिर जाए। आई एम सॉरी टू से, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये सबके साथ प्रैक्टिस हो। और एक चीज और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जी पहले धरना 1 फिर धरना 2, और मुझे पता है साजिश किधर है, कड़ियां किधर हैं, और फिर साथ ही यलगार, तो किसकी तरफ इशारा है? मतलब बच्चे नहीं है, सारी दुनिया को समझ आता है। मैं ये कहता हूं कि ये जो भी कुछ है इनका अपना किया जा रहा है, इसमें बैक पे कोई नहीं है। अगर जुडिशरी अगर एक इंसाफ कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी कर रही है, जेआईटी ने अपना खूबसूरत तरीन अंदाज में, आई मस्ट से कि पूरी कौम को सल्यूट करना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने किया। कल अनुशा रहमान जो कह रही है कि वो एक बात तो कहती है कि सजा देनी, वो कहती है सजा देनी चाहिए। हद होगी भाई कि एक 5-6 मेंबरान ने, सारी फौज के नहीं थे, 2 ब्रिगेडियर्स हैं, बाकी सिविलियन भी हैं, पूरी दयानत के साथ उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी करके दिया। आप कहते हैं उसको सजा दें, उसमें सर्विंग ब्रिगेडियर भी है, उसको इसलिए सजा दें कि उसने सच बोला, उसने सबूत ला के आपको दिए। और फिर बात यह है कि आप कड़ियां मिलाते मिलाते आप कहते हैं यलगार अब आ रही है। यलगार लाइटर साइड पे कहूं तो अभी ISPR के तावन से एक मूवी यलगार रिलीज हुई, जिसमें 14 और दहशत गर्दों के खिलाफ यलगार होती है। हाँ, करप्शन के खिलाफ पूरी कौम यलगार कर रही है। मैं कहूंगा, आप कहेंगे बच्चा बच्चा हंस रहा है इस बात के ऊपर कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, हम बड़े सादा हैं, बड़े मासूम हैं। तो वो मैं इसी वजह से तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो बार बार जज साहबान रेज कर रहे हैं कि द फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि वेयर द फंड्स केम फ्रॉम। यस, ये लंदन फ्लैट्स के लिए फंड्स कहां से? लियाकत साहब, इस चीज के ऊपर है कि अल्टीमेटली इस सारे मामले को हम जो रोजाना इसके ऊपर देख भी रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, जिस तरीके की अब जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है हमें लीगी वुज़रा की, जो इस तरह से बात वो कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि हाँ कुछ ऐसा मामला है जहां पे अब बाहर आके वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं? देखिए, फ्रस्ट्रेशन तो जब JIT अब 20 अप्रैल की मिठाई खाने के बाद इनको कोई भी लम्हा खुशी का नसीब नहीं हुआ। गुज़िश्ता 2.5 months ऑलमोस्ट ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और टेंशन में रहे हैं, और अपने इस टेंशन को जब अब रिलीज करने या तो मीडिया पे अपीयर होते हैं, पूरे कौम को टेंशन में डाल देते हैं, सबको परेशान कर देते हैं। और मिनिस्टर इतने कंफ्यूज हैं कि अपने न उनके आप मिनिस्ट्रियों में चले जाए, कोई काम नहीं हो रहा, कोई तरतीब नहीं है, पूरा निजाम जो है कोलैप्स होता जा रहा है। लेकिन ये आकर यहां पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं और मेरे ख्याल बदला ले रहे हैं, इस आवाम से बदला ले रहे हैं कि आपने नवाज शरीफ को वोट क्यों दिया, और अगर आपने वोट दिया है, अब नवाज शरीफ फंस गए हैं, पूरे आवाम आप सड़कों पे आ जाएं या सब खुदसोजियां कर दें कि बादशाह वक्त वो दर लिए गए हैं, और बादशाह वक्त अहले खाना समेत 6 ऑफिसर JIT के उनके सामने उनको पेश होना पड़ रहा है, लेकिन मुश्किल हो रही है। उन JIT को तो उन्होंने बनाया मुतनाज़ा, उसकी रिपोर्ट को बना दिया मुतनाज़ा में। कामना पहले एक ज़रबुल मिसल हुआ करता था हमारे यहाँ कि जिसने काम किया उसे छुट्टी नहीं मिली। अब अनुशा रहमाना साहिबा जो कह रही थी उसके तहत एक नया ज़रबुल मिसल जो बनाना चाह रहे हैं कि जिसने काम किया उसे जेल में डाल दो। ठीक, यानी JIT के लिए। कामरान साहब, इस चीज के ऊपर आज जो रिमार्क्स हैं, क्या आपका ख्याल है कि आज सलमान अकरम राजा की जो रिमार्क्स हैं, जो दलाइल हैं, चीजें हैं, किस तरीके से देखने में आया? मैंने भी देखा जो इतलात हैं इस चीज़ की कि काफ़ी ज़्यादा आज उनको एग्रेसिव मोड में जज साहबान नजर आते हैं सलमान अकरम राजा की जो दलाइल हैं उस पर। फरीद साहब, सबसे पहली बात यह कि ये तो जो कुछ भी अब किया जा रहा है नून लीग की जानिब से, ये यूँ समझिए कि एक आखिरी कोशिशें हैं अपने आप को अपना डिफेंस करने के लिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस वक्त तीसरा फेज़ चल रहा है एग्जैक्टली मतलब प्रोसीडिंग के अंदर। एक फर्स्ट फेज़ वो था JIT से पहले का, दूसरा JIT वाला फेज़, और अब पोस्ट JIT फेज़ जो है वो सामने हमारे उसमें चल रहा है। और अभी भी अदालत मौक़े दे रही है नून लीग को कि आप अगर अपने डिफेंस में कोई डॉक्यूमेंट ले आए तो हम एंटरटेन कर लेंगे। ये जो सलमान अकरम राजा के आज जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगरचे कहा जा रहा है कि ये पुराने ही डॉक्यूमेंट्स हैं और ये पहले भी मंजर आम पर आ चुके हैं और ये सर्व नहीं करेंगे उनके पर्पज़ को, इसके बावजूद अदालत ने कहा कि जी आप ले आएँ हम देखेंगे। जबकि वो अदालत अगर प्रोसीजर के तहत चले तो वो कह सकती है कि नहीं जी टाइम इज़ ओवर, now it is time to decide the case and we are on the stage of adjudication the matter। अब सर बात ये है फरीद साहब, लेकिन मैं अगर मुझे इजाज़त दें मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट बहर में बात करूं कि
हम वज़ीर आज़म साहब ने कल ये कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें 3 बार हमें अवाम ने सर आँखों पर बिठाया, कुर्सी पर बिठाया, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने 4 साल पूरे किए हैं। गिला उनका बजा है क्या नवाज शरीफ साहब के साथ ही क्यों ये होता है कि हर बार वो उनको साजिशों का सामना करना पड़ता है, हर बार ही उनको सीट से उनके मैंडेट को जो है वो उसको पामाल किया जाता है, अवामी मैंडेट को। तो और उन्होंने बात भी कुछ बजा की हैं बातें कि जी हमारे दौर में ये सिर्फ 4 फ्लैट्स वाला मामला लेके और एक पूरी फैमिली को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। लेकिन और उसमें वो कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो बस प्रोजेक्ट नहीं है। यानी ये बात हमने कल भी कही थी कि ऐसा क्यों है कि ऑलरेडी क्या सिर्फ वजीर आजम, इलेक्टेड वजीर आजम का ही वही निशाना बने, और अगर वो किसी चीज की वजह से बन भी रहा है, यहाँ पे फारूक साहब भी बैठे हुए हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब है, उससे पहले मोहम्मद खान जुनैद जो है, उससे पहले जो है जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन वजूहात की बिना पे अगर वो चीजें हो रही हैं और जिसकी वजह से अगर उसके ऊपर है, तो उसके बाद उन चीजों का इफेक्ट नजर भी आना चाहिए जो एग्जैक्टली ऐसी बात है। वो नजर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली मैं सिर्फ 2 बातें और करूंगा कि 1-2 बातें सिर्फ इसी सीक्वेंस में करूंगा कि वो बात सही है कि देखिए हम केस के मेरिट पे बात नहीं कर रहे, इस पे इस वक्त 4 फ्लैट वो किसके हैं किसके नहीं हैं ये कोर्ट ने डिसाइड करना है, ठीक है। लेकिन इस वक्त एक पार्टी के खिलाफ और एक रूलिंग पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जी उन्हीं के लिए JIT जो है वो स्पेशल तरीके से बनाई जाएगी, इसी तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि जी नैब को भेजें और उनको फिक्स करें, उनको टाइम फ्रेम फिक्स करें कि जी वो 30 दिन में और 60 दिन के अंदर जो है वो फैसला करें। तो फिर अगर ये काम सिर्फ और नैब में जो बाकी अरबों रुपए के केसेस हैं करप्शन के, उनको पसे पुश्ती रहा जाए और सिर्फ इनका फैसला जो है वो प्रायोरिटी पे किया जाए, अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो फिर जाहिर है सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का इतराज भी होता है। You think this thing is there any point for the selective accountability? एक दूसरे ठीक है, other side of the picture. This is other side. इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा, जैसे उन्होंने कहा कि फ्लैट्स, चंद फ्लैट्स हैं, 2 फ्लैट्स हैं, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। वॉल्यूम डज नॉट मैटर, अमाउंट का वॉल्यूम नहीं मैटर करता। असल चीज देखें कि ऑनेस्टी, दयानत, सादिक, अमीन। उस दिन जावेद हाशमी साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े सीजन पॉलिटिशियन बुजुर्ग हैं, वो फरमा रहे थे जी कि सादिक और अमीन सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई नहीं हो सकता। आप सुन्नत की पैरवी करते हो, आप नबी के वो आपको एक दे के गए रोल मॉडल, आपने उसको फॉलो करना है। अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सवाल होता है कि कुर्ता आपका तो कद इतना बड़ा है, एक चादर आई थी माले गनीमत में, आपका कुर्ता कैसे बना? ही गेव द ट्रायल, मनी ट्रेल। उन्होंने कहा बेटे से एक मैंने ले लिया था। यहां पे आप अरबों, बात पता है क्या है, ये अमाउंट थोड़ा हो या ज्यादा हो, मुंह को लग जाए ना तो खत्म नहीं होता। वो कहते हैं ना कि वो और हैं दरिया जिन्हें खा जाते हैं, हम वो पापी हैं कि पी जाएं समंदर बाबा। ये तो पूरे के पूरे करप्शन के फिर गढ़ हैं। लेकिन यू एग्री विद दिस थिंग कि ये सिलसिला जो है रुकना नहीं चाहिए। अगर शरीफ खानदान या शरीफ फैमिली कहती है कि जी हमारा हो रहा है, इसके फौरन बाद जो पनामा के जो लोग हैं उनकी JIT होनी चाहिए, बिल्कुल उनका अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद उससे पहले की जो गवर्नमेंट जो लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि ये एक स्टार्ट है। मैं समझता हूं कि इस कौम में ये बड़ी अच्छी रीत पड़ जाएगी कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इज करप्ट, ही सेंट होम, नाअहल कर दिया, और उसके बाद ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए। ये इसके बाद आप देखें कि ये जो अब तो नविश्ता दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि अगर इस पे सादिक और अमीन की टर्म में नाअहल होते हैं तो बाद में ये केस जाना चाहिए, ट्रायल कोर्ट में भी जाना चाहिए, पनिशमेंट्स होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए, और फिर बाकियों के भी पकड़ें, जितने हैं उनको सारों को पकड़ें। जी मैं आपसे डिटेल जी कई एक ममालिक ने एंटी करप्शन एक कैंपेन उन्होंने चलाए, चाइना में चल रहा है, यूरोप में ये चलते रहे, इंडिया में अन्ना हजारे आकर बैठ गया था करप्शन के खिलाफ। इसी तरह पाकिस्तान में पहली दफा एंटी करप्शन एक कैंपेन का एक मिजाज, एक मोड लोगों का वो बन चुका है। और काका साहब मैं आपकी बात से ना थोड़ा सा इख्तिलाफ उसमें करूंगा, क्योंकि जब करप्शन होती है ना तो उसके लिए उसके खिलाफ मुहिम, मैं समझता हूं कि मुहिम नहीं होती, करप्शन तो होनी नहीं चाहिए। सर मुहिम तो होनी नहीं चाहिए, होती है 3 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन ऐसा सिस्टम हो जहां पे करप्शन हो नहीं सके। ठीक है, आपकी तरफ से शुरुआत हो गया ना करप्शन। हाँ, आपके मुल्क में जब ये तय हो जाएगा कि मुल्क का वजीर आजम सबसे ताकतवर आदमी वो भी करप्शन करता हुआ जब पकड़ा गया, उसे भी जेल जाना पड़ा, तो फिर नीचे वाले वो खौफजदा होंगे। सर कन्विक्ट के बाद हुआ क्या? मैं नहीं मिला रहा, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट मैं नहीं मिला रहा, मैं तो मिला ही नहीं रहा। मैं 2 केसेस अलग-अलग है, वजीर आजम कन्विक्ट हुआ,
बिल्कुल हुआ ना। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव में बात रहा फारूक साहब आपसे करूंगा, ब्रिगेड साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसी में ये ऐड करूंगा कि आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये सिलसिला चलना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हमारे सिस्टम में एक इनबिल्ट फॉल्ट है, जो इवन आप ये बड़ी सीटों पे आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं थोड़ा सा बीइंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, मैं थोड़ा सा उससे लिंक करूंगा कि आर्मी में अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा स्ट्रिक्ट इनबिल्ट सिस्टम है। एक एक कदम आपका मॉनिटर होता है, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल आपका प्रमोशन बोर्ड होता है, तो एक मतलब बाकी तो आपकी परफॉर्मेंस, प्रोफेशनलिज्म सब अपनी जगह, लेकिन आपकी एंड रिपोर्ट्स एक एक लम्हे की पता होती है कि कहीं पे ढेले की आप आगे प्रमोट नहीं होते, फिर आगे इसी तरीके से सिस्टम है। तो यहाँ पे जो आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, जो सिटिंग स्टेक होल्डर्स हैं, उसका भी सिस्टम होना चाहिए, साथ साथ मैकेनिज्म डिवाइस होना चाहिए। फारूक साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ जरा सा, गो के दो केसेस बिल्कुल अलग अलग हैं। आप एट दैट टाइम एडवाइजर थे वज़ीर आज़म के, इसी चीज के ऊपर कन्विक्शन हुई उनकी, किस बुनियाद पे हुई, किस चीज की? खत लिखने पे, खत के मामले के ऊपर। वो खत क्या था? बड़ी दुरुस्त बात आप $60 मिलियन लेकर किस बात में खत लिखना था? दो जो लव लेटर, वो लव लेटर जरदारी साहब ने, फरीद साहब, जरदारी साहब के लॉ में अपना गेलानी साहब ने लेटर नहीं लिखा। नहीं, मैं चले लेकिन सब इसी को आगे बढ़ा दूं अवान साहब के पास आने से पहले। वो ये था कि मेरे, आपके और गरीब आवाम के $60 मिलियन स्विस बैंकों में पड़े हैं, उसको वापस लेकर। इसी पे बात करता हूँ। बात यह कि उस वक्त गिलानी साहब को सजा इस चीज की दी गई कि आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर अपनी जमात के खिलाफ या अपनी लीडरशिप के खिलाफ एक लेटर लिखना है। उन्होंने लेटर नहीं लिखा, उसमें सजा उनको दे दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि था क्या लेटर? ये था कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में अरबों रुपए पड़े हुए हैं, उनको पाकिस्तान में वापस लाया जाए। अब उसी हवाले से मैं बात कर रहा हूं जी। दो बातें बड़ी जरूरी हैं। पहली बात यह है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी सारी टीम ने दो बड़े नारे थे जिन पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। नंबर एक ये था कि फलां साहब ने बड़ी करप्शन किया, उसका पेट चीर और फाड़ के सड़कों पे घसीटूंगा। अच्छा, पहला सवाल कि वो पेट फाड़ने के हवाले से क्या स्टेप पौने 4.5 साल में, तकरीबन 4.5 साल पेट फाड़ने के लिए छुरी नहीं मिला होगा, नंबर एक। और नंबर दो कि जिस पे गिलानी साहब की नाअहली हुई थी और उनको सजा हुई और वो उनकी वजारत उज़्मा चली गई, उसके बाद अभी कोई 1 साल पहले जब ये अप्रैल में पनामा आया, उसके बाद एक हुकूमती वजीर साहब की तरफ से एक दफा एक खबर आई थी कि हम स्विट्जरलैंड को खत लिख रहे हैं। कौम ये सवाल करती है, और फरीद रईस साहब आपने बड़ा दुरुस्त सवाल ये किया है, और मेरे पैनलिस्ट जो दोस्त हैं इन्होंने भी बड़ा दुरुस्त बात कर रहे हैं कि आया 450 लोगों के खिलाफ इस वक्त जो पनामा में नाम आया है, उनमें से किसी एक के लिए कहते हैं कि वजीर आजम की फैमिली के खिलाफ हो रहा है। भाई इसलिए हो रहा है कि आप हेड ऑफ दी एग्जीक्यूटिव है, लेकिन दुरुस्त बात है कि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों के पनामा में नाम आए, क्या मेरी ऑफशोर कंपनी तो नहीं है? कामरान साहब की तो ऑफशोर कंपनी नहीं है, जिनकी ऑफशोर कंपनी होंगी वो इस मुल्क के मैं यही बात कर रहा हूं, लोग होंगे। अगर वो 450 लोगों या 460 हैं उनके खिलाफ करेंगे तो हो सकता है 450 इनके निकले। इसीलिए नहीं किया जा रहा। अब इन्हीं की जिम्मेदारी है जो कहते हैं जी हमें फोकस क्यों किया जा रहा है, हमें निशाना क्यों बनाया जा रहा है। की तरफ मैं आता हूं जो कामरान साहब ने बात की है। मुझे ये बताइएगा कि वजीर आजम जो उस वक्त गिलानी साहब थे, कन्विक्शन हो गई खत ना लिखने के ऊपर, खत बाद में लिखा गया, पैसे आए? नहीं आए। क्यों नहीं आए? यानी सजा होगी और लाश अभी क्यों नहीं आए? आने चाहिए। और यही मैं कह रहा हूं कि मामला डिस्क्वालिफिकेशन तक नहीं रहना चाहिए। आप दुरुस्त कहते हैं जिसके लिए डिस्क्वालीफाई हुए तो पैसे क्यों नहीं आए? अभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज नहीं अब वो पैसे लाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी और आपकी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। उसकी जिम्मेदारी है इंतजामिया की, हुकूमत की। वो हुकूमत जो उस नारे पे इलेक्शन जीत के आई थी, इनका काम है। मैं और आप दोनों के साथ पैसे एक चीज मेरी है कि अगर मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी इसी मामले के ऊपर उसने कन्विक्ट किया, क्या सुप्रीम कोर्ट जब जेआईटी फॉर्म कर सकती है तो क्या ऐसा मैकेनिज्म नहीं डिवाइस हो सकता कि जनाब जिस चीज के लिए कन्विक्शन हो रही है अब उस चीज का मैकेनिज्म हम बताते हैं आपको कि इस तरह से अकाउंटेबिलिटी हो कि अब कोई ना बच पाए? बहुत वैलिड आपका पॉइंट है और मैं इससे पूरा इत्तफाक करता हूं कि यहां पे खाली नाअहली इज नॉट रिक्वायर्ड। किसी की दुश्मनी नहीं है वज़ीर आज़म से, आपका कंसर्न है कि आपकी कोड़ी कोड़ी पाई जो है वो आपकी वापस आनी चाहिए। और दिस इज नॉट ओनली 1 PM, बहुत सारे समंदर में और भी पापी हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए
कि जहां पे ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रूटनी हो और खुद से ये सिलसिला चलना चाहिए कि आप लिस्ट ले लें जितने लोग हैं जिनके ऊपर पनामा का नाम है, बाकी हैं, आप उसको 1 by 1 ट्रायल करें। अपना कावड़े साहब, क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अवान साहब भी मुंसलिक रहे हैं। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ मसला ही ये दरपेश आया है कि वो ऑर्डर सादर करती है, उसके पास कोई इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है ही नहीं है। एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, उनको इसी पुलिस को कहना है, इसी FIA को कहना है, इसी नैब को कहना है, और यही उनको जिच करते हैं, बल्कि बाकायदा अंग्रेजी में कहा जाए तो डिच करते हैं कि अब ऑब्वियसली अगर आपने एक फैसला दिया और उसके ऊपर अमल नहीं हुआ तो ये, अब वो बात अवान साहब की ठीक है कि ये एग्जेक्टिव का काम था कि $60 मिलियन वापस आए। अब लेकिन हम तो सिर्फ उसकी केस की स्प्रिट की बात कर रहे हैं कि होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस हद तक नहीं रहना चाहिए था कि बस ही हमने नाक रगड़वा ली, हमारा काम पूरा हो गया। भाई नहीं, एंड रिजल्ट तक जाना चाहिए, मकसद ये। और इस केस में भी सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन मामला नहीं है, इसमें जेल भी है, इसमें 14 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, इसमें फाइन भी है, इसमें आपकी नाअहली भी है, और इसमें रिकवरी भी है। सर, मकसद यह है कि जो पैसा मेरा, आपका और गरीब आवाम का है, वो पैसा भी कौमी खजाने में वापस आना चाहिए। क्या ये इस सारी कार्रवाई से भी एक क्वेश्चन है, मतलब सॉरी, उसी कम्युनिटी से अवान साहब भी हैं। जुडिशरी वकला बड़े लोग होते हैं, ब्रेन है, एक्सपीरियंस है, सब है, ये मिलके ये मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। मुझे एक गिला है लाइटर साइड पे कि इस पूरी कौम मुतहरक है अवान साहब इस वक्त, लेकिन आपकी बरादरी, आपकी कम्युनिटी वकला किधर है? वो कुर्द साहब किधर है? वो सारे उस वक्त तो बड़ी वेव चली थी जब वो चीफ जस्टिस वो पता क्या, वो स्पार्क नहीं नजर आ रहा। आप जरा इस पे जवाब। उसका सर जवाब ये है कि 24 घंटे पीछे कल पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और पंजाब बार काउंसिल, सारी छोटी तहसील बार तक कल हमने पहली स्ट्राइक की है, बड़ी स्ट्राइक पूरे मुल्क की सतह पे। और दूसरी बात यह है कि लोगों के साथ एक पिछली तहरीक में जहां कहा गया था कि धरतियों की मां के जैसी, धोखा ऐसा हुआ है कि खुद साहब तो पहले महीने में गए थे दूध के सर, जो आपका एक क्वेश्चन था उसके हवाले से मैं 184(3) जिस पे आजकल इससे अगले से अगला एक हमारा एक और आर्टिकल है 186 जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपने कहा उसकी एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन भी है। मैं आपके सामने ऊपरता हूं, जो आपने कहा ना कि ये होना चाहिए, उसी में ये लिखा है। यानी अगर 184(3) के तहत प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करती है या सुप्रीम कोर्ट को वो सारा कुछ नहीं, आपने जो कहा ना कि बाकी लोग चाहिए फर्दर एग्जीक्यूशन के इसमें एक ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो 186 के तहत कहते हैं जी कि if at any time the president consider that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considered of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. Number 2, the Supreme Court shall consider a question to refer and report its opinion on the question to the president. अब ये ममनून साहब का काम है, सदर साहब का काम है कि वो सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि ये सूरत हाल है, पूरी कौम की डिमांड है सर आप समझते हैं कि सदर साहब लिखेंगे? पता ही नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, मुझे तो नहीं लगता। अवान साहब पूरी बात नहीं कर रहे, अवान साहब पूरी बात नहीं कर रहे, वो उनको चाहिए कि 190 का भी हवाला दें कि वो भी एक है। सर वो क्या कहता है वो भी बताइए। प्रेसिडेंट साहब के बारे में 190 का बिल्कुल स्पिरिट क्लियर है उसमें कि मुस्तकिल एहतसाब के लिए देखे ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका एहतसाब का इदारा तो उसमें तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया गया कि उसके लिए एक कौम को बिठा के, बाकी इदारों को, सियासी जमातों को बिठा के सदर साहब एक तजवीज़ वहां भेजें, सुप्रीम कोर्ट से इस पर एडवाइस ली जाए और उस पर सारी सियासी जमातें, सारी जो समाजी तंजीमें हैं और वकला तंजीमें बैठ के एक मसले का हल निकालें। मैं ये कहूंगा कि सदर साहब को इतना अंडर एस्टिमेट भी ना करें। आपने पिछले दिनों मुख्तलिफ चैनल्स पे वो चल रही थी, बड़ा जबरदस्त वो किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा करप्शन, इनके चेहरों पे गलाजत नजर आती है और ये एक एक करके सारे पकड़े जाएंगे और आप देखें वो दिन दूर नहीं है, और उन्होंने कहा वो वक्त आ गया, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ उसने दरवेशी में दुआ कर दी, वो दुआ दरवेश
उसने कहा और अल्लाह ने दरवेशी को दुआ कबूल होगी। सर बात ये है, यही बात है कि ये जो पनामा है वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से पनामा का लफ्ज़ बोला पकड़ है, कि अल्लाह पकड़ की है। तरफ से है। मैं आपको बताऊं सर कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, वो वक्त आ चुका है। आप कहते हैं कि मैं दोबारा उसमें नहीं जाना चाहता, आप कहते हैं करप्शन माइनर है, आप कहते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत अपनी इख्तियारात से तजावुज भी नहीं किया। अब कैसे नहीं किया? नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट आप लगाते हैं जो करप्शन का पलंदा है, और आप जीआईटी में उससे क्वेश्चन देखें, उस पर पूछा गया जी कि आप दुबई में वहां पे करप्शन पे तो क्या करते रहे, पकड़े गए? उसने कहा पकड़े गए। सेटलमेंट की यूके ने। सेटलमेंट क्या होती है? पैसे दे के अपना जुर्म मानो और निकल जाओ। फिर उससे पूछा जी आपको, आपका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस कोई है, बैकग्राउंड है? उसने कहा नहीं। आपको लगाया कैसे प्रेसिडेंट? उसने कहा इसहाक डार का क्लास फेलो। यार व्हाट इज दिस? अगर यहाँ पे जफर इजाजी साहब के, डार साहब के करीबी दोस्त नहीं है तो दोस्ती में बर्बाद ये नहीं के सारे के सारे टब्बर पल रहे हैं। नहीं, जफर इजाजी साहब को दोस्ती ने नहीं, जफर इजाजी साहब का अगर मसला है तो उसमें चौधरी निसार अली साहब का इल्जाम धरा जा रहा है तो वो भी एक नाराजगी है कि उन्हीं की FIA ने जफर इजाजी के खिलाफ रिपोर्ट दी कि जनाब ये बंदा, इसने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सारी टैंपरिंग की है जनाब। तो वो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर गिला अगर करना है तो चौधरी निसार साहब से ही करना है ना कि जनाब आपकी FIA और आपकी FIA ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी कर दी, लेकिन अगर एक अच्छा काम किया है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। देखिए, ये एक चीज तो वाज़ेह हो चुका है फरीद के मजमूई तौर पे चोर पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। दुरुस्त। सबसे बड़ी बात यह है, और एक परसेप्शन इस वक्त मुल्क में है कि सियासतदान करप्ट है, सियासतदान चोर है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप देखें जो है कि MPA भी इलेक्ट करते हैं, अक्सर लोगों को पता होता है ये जिसको हम वोट देने जा रहे हैं ये अगवा बरा तावान में भी मुलविस है, इसके खिलाफ केसेस भी रहे हैं, लेकिन बड़ा गुंडा है, ताकतवर आदमी है, सरमायादार आदमी है, कोई और जीत नहीं सकता, हमने इसी को वोट देना है, वोट नहीं देंगे। अगर इसको वोट नहीं देंगे, हल्के से बाहर इसको हम असेंबली में नहीं भिजवाएंगे, ये हल्के में बैठा रहेगा, हमें यहां पर तंग करता रहेगा। ऐसे लोग भी हैं। ताकत है ना सर, ताकत है, असल चीज में ताकत है। अब इन ताकतवरों का है। जो सरबराह होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव सूबाई सतह पे वजीर आला, वफाकी सतह पे वजीर आजम। अगर वजीर आजम दर लिए गए और कौम के बेहतरी में, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अगर एक शख्स वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है या जेल भिजवा दिया जाता है, तो मैं समझता हूं इसमें कोई बुराई तो नहीं है। हम एंड की तरफ आ रहे हैं। मैं कामना साहब आपसे शुरू करता हूं एंड देन ब्रिगेडियर साहब आपसे और फारूक साहब आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा। कामना साहब ये चीज बता दें कि वजीर आज़म साहब अगर खुद से स्टेप डाउन करते हैं, रिजाइन करते हैं या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते, कोई बहरान तो नजर आपको नहीं आ रहा? नहीं, पहली बात यह है कि उनको अपने मैंडेट पे बड़ा नाज है। वो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे लोगों ने बिठाया है, एक बार नहीं 3 बार बिठाया है, इसलिए मैं कम से कम स्टेप डाउन होने वाली, और कोई लीगल प्रोविजन भी ऐसी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन। और जो उनके करीबी रुखा है वो भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब मियां साहब इस बार नहीं होना। मैं फिर यही बात कहूंगा कि ये देखें, हम हमारी आइडियल सोसाइटी नहीं है। जितनी भी हुकूमतें पहले आती रही हैं या इवन नेक्स्ट आएगी, इसी तरह की हुकूमतें होंगी, इसी तरह के उसमें सारे उनके जो करता धरता है वो शामिल होंगे। इसलिए हम कोई पाक साफ और कोई बहुत नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। लेकिन अगर कोई एक बंदा अगर पकड़ा भी गया है किसी केस में, तो उसको फिर शक का फायदा आपको देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये सारा काम अगर सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, सिर्फ ये म्यूजिकल सियासत हो रही है और वाकई एस्टैब्लिशमेंट साजिश कर रही है और वो इन साजिशों में अगर घिर गए हैं, तो ऐसी सूरत में फिर शक का फायदा तो उनको देना चाहिए। इसलिए कि ये काम जो है ये सिर्फ इस नीयत के साथ नहीं हो रहा कि मुल्क में जो है ना वो एहतिसाब सबका हो जाएगा, ऐसा नहीं। दो हिस्से, वेरी शॉर्ट एक हिस्सा सियासी है, दूसरा हिस्सा जो है वो क्रिमिनल है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के हद तक हम कह सकते हैं सियासी है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो रिकवरी का प्रोसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, जो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो मुकदमात चलने हैं, जिसकी बुनियाद पे कन्विक्शन होना है, अगर उसमें संजीदगी जाहिर नहीं की जाती तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड। शवानी साहब से माजरत के साथ उन्होंने कहा जी शक, बेनिफिट ऑफ डाउट भी आप बेशक दे दें कि जी शायद इस्टेब्लिशमेंट, मैं बड़े वसौक से कह रहा हूं, मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूं, थ्रू आउट देख रहा हूं, मेरा शौक भी है, कहीं पे कोई इस्टेब्लिशमेंट का जरा सा शायबा तक नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट आप किसको कहते हैं? इनडायरेक्टली आप अपनी पाक अफवाज के बारे में सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली दफा अगर कौम में शऊर आया है, आप गंद को गंद कहते हैं, गलाजत को गलाजत कहते हैं, तो आप फिर कहते हैं कि एस्टेब्लिश। सच बोलना क्या गुनाह है?
अल्टीमेटली वो एक माइंडसेट बन गया कि अगर चीजें ठीक हो रही है तो कहते हैं जी साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ साजिश है ये, अगर मैंने कोई चीज गलत की और वो इन्वेस्टिगेट हो रही तो मैं कहूंगा मेरे खिलाफ साजिश। मैं लास्ट पे यही दरखास्त करूंगा कि खुदा के लिए इदारों को छोड़ दें, इदारों के बारे में ऐसी गलाजत नहीं करनी चाहिए मीडिया के ऊपर, और ये इदारे ये आपके लिए कुर्बानियां देते हैं। शायद मैं एक लास्ट पॉइंट गिला कर देता हूं आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन से, जो भी हैं खातून औरंगजेब, मरियम औरंगजेब, उस दिन जब ये हुआ कल परसों, यार आप एक डेस्क लगा लेते हो सुप्रीम कोर्ट के सामने, लगता है ट्रायल आप कर रहे हो, अंदर जुबान बंद हो जाती है, इधर आके खुल के बोलते हो और कन्वे करते हो, उसमें करसरी सा टच। मेजर जमाल शहीद हुए उस दिन, उसने कहा जी हाँ वो एक मेजर शहीद हो गया। यार हो गए कह दो, सियासतदानों को तो तुम तू तुकार कुत्ता बिल्ला कह देते हो, ये आपके डिफेंडर हैं, ये आप ये ना हो तो आप नहीं है, हम नहीं है। तो इसलिए मैं लास्ट पे यही कहूंगा, वो कहते हैं ना कि शायद मेरे खलूस में कुछ नक्स था अदम, उनको मेरे खलूस से कुछ बदजनी रही। तो ये सर इसमें दो मुख्तसर सी बातें। पहली बात यह है कि स्टेप डाउन करने से फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह कि हाउस में उनकी अक्सरियत है। दूसरी बात यह है कि मैं नून लीग को कहता हूं कि रिसेंट हमारी पाकिस्तान की मिसाल है, अल्ताफ साहब से गलती हुई, उनकी जमात ने उनको अलग करके तो अपनी जमात बचा ली। जहां नून लीग भी एक खानदान को अलग करके अपनी जमात बचा ली। बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट फारूक खान साहब, ब्रिगेडियर तारिक जुमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, लियाकत शवानी साहब, कामरान खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ टेलीविजन के स्पेशल ट्रांसमिशन हम जारी रखेंगे। इस वक्त न्यूज़ बुलेटिन है, उसका ब्रेक है, उसकी तरफ चलते हैं आपको, और जैसे जैसे जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसके ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त फरीद रीस को इजाजत दीजिए।